गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृतियों के टकराव भाग 6 में एक और अमेरिका की सभ्यता के बारे में हम जान पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा याद मैं दिला देता हूँ, इससे पहले हम भाग 5 में अमेरिका की ही दो महान सभ्यताओं के बारे में, एक थी अरावाक सभ्यता जो बहामा द्वीप समूह के आसपास वाले क्षेत्रों में फैली हुई थी, और एक मैक्सिको प्रांत में जिस सभ्यता को कहा जाता था एंजेटिक सभ्यता। इन दो सभ्यताओं के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और एंजेटिक सभ्यता की जो विशेषताएं थी उसकी मिलती जुलती ही सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो आज की सभ्यता के साथ मेल खाती है। तो आइए जानते हैं आज की सभ्यता कौन थी। ये सभ्यता थी इंका सभ्यता, और मानचित्र में अगर देखें तो मानचित्र में दक्षिण अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, और यहाँ पर नीला सा जो क्षेत्र है जिसे आज ये इस वाले क्षेत्र को पेरू देश कहा जाता है, तो इंका सभ्यता यहीं पर फैली थी। अब आइए और अधिक जानकारी जो है वो ले लेते हैं इस सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे उन्हें रेड इंडियंस कहा जाता था। रेड इंडियन जाति के ये लोग थे, और ये एक गौरवमयी सभ्यता थी। क्यों थी उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन रेड इंडियंस जो जाति के लोग इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह की अक्टूबर 1492 ईस्वी में खोज करी थी, तो उसने भारत की खोज समझकर यहाँ के लोगों को कहा रेड इंडियन। तो ये जो इंका सभ्यता के लोग थे वो भी रेड इंडियन जाति के ही लोग थे। अब ये जो सभ्यता थी इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में की गई थी। 12वीं शताब्दी का मतलब आज चली है 21वीं शताब्दी, तो लगभग 900 वर्ष पहले इस सभ्यता की स्थापना की गई थी पेरू में। और उस समय जो शासक थे जिन्होंने सभ्यता का रखा था, नींव रखी थी, उनका नाम था मैंको कपाक। याद रखना, मैंको कपाक। 15वीं शताब्दी में ये जो सभ्यता थी ये सबसे विकास के ऊपर, उच्चतम शिखर के ऊपर थी। और यहाँ के जो शासक थे, जिन 9वें शासक हुए जिनका नाम था पंचकुटी इंका। याद रखना, 9वें शासक पंचकुटी इंका के द्वारा सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार जो है इस सभ्यता का हुआ था। पहले ये पेरू तक सीमित थी, लेकिन बाद में इसका विस्तार जो है उत्तर की तरफ इक्वाडोर तक हो गया, और दक्षिण में जाकर ये चिली देश तक जो है ये इसका विस्तार हो गया। तो लगभग माना जाता है कि 9000 मील, अगर हम इसका उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार देखें तो लगभग 3000 मील ये सभ्यता फैल चुकी थी क्षेत्रफल में। और उस समय ये जो जनसंख्या थी मानी कितनी जाती थी, लगभग 10 लाख के करीब लोग जो है इस सभ्यता के अंदर रहते थे। अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता थी। अगर ये यहाँ देखें मानचित्र में जो जो रेड वाला हिस्सा है वो सारा का सारा इसी सभ्यता में, इंका साम्राज्य में आता था। और उस समय जो पहली बार जब 12वीं शताब्दी में इस सभ्यता को स्थापित किया गया था, राजा का नाम था मैंको कपाक, तो उसने राजधानी का नाम रखा था कुज्जको। कुज्जको याद रखना है। अब आता है इनकी विशेषताएं क्या थी। इस सभ्यता के बारे में एक एक करके जानते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले एंजेटिक सभ्यता के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ सभ्यता में वैसा ही था, लेकिन यह सभ्यता उस सभ्यता से बहुत ही विकसित थी, बहुत ही हमें कहेंगे कि इसीलिए इस सभ्यता को ज़्यादा शक्तिशाली भी कहा गया, और इसीलिए इस सभ्यता को गौरवमयी सभ्यता कहा गया। पहले आता है सम्राट की स्थिति। सम्राट यहाँ पर अताहुआ अल्पा का जो है वो, क्योंकि ये वो शासक रहे जिन्होंने इंका साम्राज्य को सबसे उच्चतम शिखर पर विकास के तौर पर ले गए थे। तो अताहुआ अल्पा की ये पिक्चर। तो सम्राट की बात कर रहे हैं, तो सम्राट कैसा था, एक निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब होता है कि उसकी सारी शक्तियां उसके हाथ में होती थी। उसका मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द जो कैसा होता था, कानून होता था। जो उसने कह दिया उसको मानना, स्वीकार करना सभी प्रजा का दायित्व होता। अगर कोई ऐसा नहीं करता होता तो एक तरह से वो मौत को बुलाने के बराबर होता था। तो उनको, राजा को कैसे माना जाता था, सूर्य देवता के पुत्र के तौर पर। और एंजेटिक सभ्यता में कैसे था कि सूर्य देवता का प्रतिनिधि के तौर पर माना जाता था। जिस प्रकार से इस्लाम में मोहम्मद को अल्लाह का प्रतिनिधि माना जाता था, ठीक उसी प्रकार जो आपका
एंजेटिक सभ्यता थी, वहाँ पर भी उन्हें प्रतिनिधि समझा, लेकिन यहाँ पर उनका पुत्र, सूर्य देवता का पुत्र जो है वो सम्राट को माना जाता था। और खून के रिश्ते को बनाए रखने, खून की रिश्ते की पवित्रता बनाए रखने के लिए जो राजा था वो शादी सबसे पहले किसके साथ करता था? अपनी सगी बहन के साथ। तो ये आज भी व्यवस्था जो मोहम्मडन है या जो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो अपनी सगी बहन को छोड़कर जो भी चचेरी या फुफेरी जो बहनें होती है उनके साथ ये शादी कर लेते हैं। किस लिए? कि खून के रिश्ते को बनाए रखने के लिए। इसके बाद ये कहता है कि इनका सम्राट जो अताहु आल्पा था, उनके द्वारा एक शब्द जो है वो कहे गए थे। क्या था? कि मेरी साम्राज्य में मेरी इच्छा के बिना ना तो कोई पक्षी उड़ सकता है और ना ही कोई पत्ता हिल सकता है। तो कहने का मतलब कि उनका जो साम्राज्य था वो राजा के हर एक शब्द के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट वो होता था। मतलब सारी शक्तियां उसमें ही निहित होती है। सम्राट सबसे ताकतवर होता था। ये शब्द जो है उसकी ताकत को बताते हैं। दूसरी जो विशेषता है वो है प्रशासन को लेकर। जो अधिकारी थे, मुख्यतः जो प्रशासन था वो बहुत ही कुशल प्रशासक के तौर पर उनको माना जाता है। और प्रशासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? लोक भलाई। जो भी कार्य होता है, ऐसा नहीं कि निरंकुश शक्ति थी राजा के पास, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल वो निरंकुश तौर पर नहीं करते थे कि ऐसा नहीं केवल अपनी ही मनमानी करना है। उसका मकसद होता था, वो था लोक भलाई के कार्य। अगर वो कोई निर्णय दे रहा है, कोई सजा सुना रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उद्देश्य क्या होता था? लोक भलाई, ताकि दूसरी बार कोई चोरी या कोई इस प्रकार का अपराध ना करे। इसलिए उसके लिए सख्त जो है वो कानून बनाए थे या वो सजाएं सुनाता था। तो इसके अलावा ये भी माना जाता है कि वो ईमानदार व्यक्तियों को ही अधिकारी नियुक्त करता था, वो इंपॉर्टेंट था। साम्राज्य में अनेक जो है कबीले, यस इससे पहले आता था कि गवर्नरों को नियुक्त किया उसने। जो जितने प्रांतों में अपना साम्राज्य विभाजित किया था, प्रत्येक प्रांत गवर्नर के अधीन होता था। और ये जो गवर्नर होते थे ये कहीं ना कहीं राज परिवार से संबंध रखने वाले होते थे, या फिर अभिजात वर्ग जो सबसे अमीर व्यक्ति होते थे उनमें से ही व्यक्ति जो है वो क्या बनते हैं? गवर्नर बनते थे। इसके अलावा अनेक जो साम्राज्य था वो कबीलों में भी विभाजित था। कबीले लोग जो है, जैसे आप देख रहे हैं उनकी ये कबीलाई लोग होते थे, और इनका जो संचालन किया जाता था वो कबीलों की सभ्यता सदस्य होते थे। उनके द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से इनको चुनाव किए जाते थे, और उस चुनाव के बाद जो वरिष्ठ होता था उसके द्वारा कबीले जो है वो चलते थे। वास्तव में इनका जो प्रशासन था वो उच्च कोटि का प्रशासन था। अगर मैं इसका एग्जाम्पल कबीलों का देता हूं, तो आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे नीचे की इकाई है वो आते हैं गांव। तो गांव में जो गांव का मुखिया होता है, जिसे हम प्रधान कहते हैं, उसको कैसे चुना जाता है? लोगों के द्वारा। पहले सदस्य चुनते हैं, सदस्यों के द्वारा प्रधान को चुना जाता था पहले, लेकिन अब सीधे तौर पर प्रधान को चुना जाता था। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी जो वरिष्ठ सदस्य के द्वारा जो है वो कबीलों का प्रधान नियुक्त किया जाता था। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत, तो आप मान सकते हैं कि आज से 800 वर्ष 900 वर्ष पहले जो है इस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, कुशल व्यवस्था थी। अब आता है भवन निर्माण। कुजुको और मांचू पिचू, कुजुको जो है राजधानी का नाम आता है, और मांचू पिचू भी एक शहर का नाम आता है। जिस प्रकार से भारतवर्ष की बात करते हैं, दिल्ली राजधानी है, लेकिन अगर मुंबई बात करें तो प्रमुख नगर आता है। वैसे ही जो मांचू पिचू का जो चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उस समय की बनाई हुई ये भवन है। आप देख सकते हैं कितने व्यवस्थित ढंग से, तरीके के साथ जो है, और एक पहाड़ के ऊपर उसकी सुरक्षा के हिसाब से बहुत ही सुंदर व्यवस्थित तरीके से ये शहर बसा है। कहता है इसके चाहे भवन हो, चाहे महल हो, चाहे किले हो या मंदिर जो बने हैं, हर एक जो है उच्च कोटि का उदाहरण है। किसके बारे में? भवन निर्माण कला में। ऐसे नहीं कि पत्थर जो है वो खड़े कर दिए और बस बन गए भवन, ऐसा नहीं था। बड़े तरीके के साथ उच्च कोटि का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके अलावा कुछ इनके जो लगे हुए जो पत्थर जिससे ये भवन बनाए गए हैं, इनका वजन कुछ का तो
100 टन से भी ज़्यादा है, 100 टन से भी ज़्यादा। आप सोच सकते हैं कि ये कई हाथियों के द्वारा 100 टन पत्थर जो है वो खींचा जा सकता है। तो उस समय इतनी ऊंचाई के ऊपर इन पत्थरों को लगाना, और वो भी व्यवस्थित ढंग से, तो कितनी टेक्निक थी उनके पास, कितना नॉलेज था, कितना ज्ञान था उन लोगों के पास। कहते हैं कि वो इस तरह से कुछ एक गारा जो बनाया जाता था वो इस ढंग का था कि आज भी उनमें कोई दरारें नहीं हैं। इतना स्टिक तरीके से ये पत्थर जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहता है बड़े से बड़ा भूकंप भी उस क्षेत्र में आ चुका है, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है इस सभ्यता के बारे में। हाँ, पहाड़ों के मध्य इन्होंने क्या बनाई, सड़कें भी बनाई, पुल भी बनाए और सुरंगें भी बनाई। आप सोच सकते हैं उस समय सुरंगों का भी जो है, सड़कों का भी और पुलों का भी निर्माण किया गया। और इससे पता लगता है कि ये लोग कैसे थे, इंजीनियरिंग में माहिर थे ये लोग। तो इसलिए सभ्यता को गौरवमयी सभ्यता कहा जाता है। भवन निर्माण कला से, ये भवन नहीं, पीछे से हमने पढ़ लिया, राजा के बारे में पढ़ा, उसके बाद प्रशासन के बारे में पढ़ा, कहीं भी ऐसा लगा कि लोगों का हित कहीं खत्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए इस सभ्यता को गौरवमयी सभ्यता कहा जाता है। चौथी विशेषता है वो है विभिन्न श्रेणियां। समाज के बारे में पढ़ लेते हैं, समाज कैसा था। एंजेटिक समाज में हमने पढ़ा था कि 3 श्रेणियां थी, यहां पर हम पढ़ेंगे 4 अलग अलग श्रेणियों के बारे में। सर्वप्रथम जो स्थान था वो अभिजात परख था, और इसमें भी 2 श्रेणियां थी। एक था सर्वोच्च स्थान सम्राट को, सम्राट इस श्रेणी में पहले नंबर का आता था। उसके पास असीम शक्तियों का मालिक था, इसलिए इसको अलग से एक श्रेणी दी गई, प्रथम श्रेणी में सम्राट। और दूसरी श्रेणी में क्या आते थे, कुलीन लोग आते, पुरोहित लोग आते, और शाही परिवार के लोग जो है वो आते थे, जो सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते। देखिए इसमें पुरोहितों ने अपना स्थान जो है बनाया था अपने योग्यता के आधार पर। ये योग्यता होती थी, पुरोहित का मतलब कोई विशेष जाति नहीं होती थी। इसका मतलब है कि वो विशेष लोग जो पढ़ लिख पाए, पुरोहितों की शिक्षा ले पाए, उन व्यक्ति जो है वो पुरोहित कहलाए, और इस प्रकार से उन्होंने दूसरा स्थान जो है वो अर्जित किया। फिर उसके बाद आता है मध्य वर्ग। ये हो गया पहली जो श्रेणी थी, अभिजात वर्ग। मध्य वर्ग में जो लोग शामिल थे वो थे सैनिक, शिल्पकार, चिकित्सक और अध्यापक भी इसमें सम्मिलित थे। ये ज्ञान की बातें थी, वो लोग जो ज्ञानी थे, जिनके द्वारा समाज में कार्य वो किए जाते थे जो जिनका स्थान बहुत उच्चतम था। तो उस श्रेणी को उन्होंने दिया मध्य श्रेणी। उसके बाद तीसरी श्रेणी जो आती है वह साधारण वर्ग, जिसमें किसान और दस्तकार शामिल थे। और सबसे निम्न स्तर में आते थे वो थे दास, और दास भी प्राय क्या होते थे, जो युद्धों से हारे हुए सैनिक होते थे या जो लोग होते थे उनको पकड़कर दास बना लिया जाता था। तो इस प्रकार से 4 श्रेणियां उस समय स्थापित थी इंका समाज में। पांचवी विशेषता है वो है स्त्रियों की स्थिति। स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, जैसे कि हमने एंजेटिक साम्राज्य में पढ़ा था। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का, और शिक्षा भी किस तरह से, चाहे पुरोहित बनना हो, चाहे दुकानदारी करने हो, चाहे कोई और कार्य, तो हर प्रकार की शिक्षा स्त्रियों को दी जाती थी। उन्हें पति चुनने का भी अधिकार था। जिस प्रकार से हमने रामायण में पढ़ा था कि स्वयंवर लगता था, फिर वहाँ पर चुना जाता था, और जो है जो लड़की थी उसे हार पहनाती थी, चुनने का अधिकार था। तो वही अधिकार जो उस समय इनका सभ्यता में भी था। विधवा विवाह करने की अनुमति थी। आज भी आज के आधुनिक समाज जब 21वीं शताब्दी चला है, तो भारत में आज भी जब कोई विधवा विवाह करना चाहती है तो समाज उठ खड़ा होता है, इनकार करता है, बुरा माना जाता है। ये अलग बात है कि इक्का दुक्का ऐसा होता रहता है, लेकिन फिर भी आज इसको बुरा मानते हैं। तो सोचिए उस समय इजाजत थी इस तरह की। इसके अलावा एक और कि बाल विवाह प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी, जबकि हिंदुस्तान में उस समय बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी कि छोटा ही बच्चा भी बहुत छोटा है, उसका दिमाग, उसको पता ही नहीं क्या विवाह, तो विवाह पहले से ही बचपन से ही कर दिए जाते थे। तो तभी तो हम कह रहे हैं कि गौरवशाली सभ्यता। छठा है शिक्षा। शिक्षा पर विशेष बल दिया। देखिए अब ये सभ्यता गौरव में इसलिए कही गई क्योंकि लोग शिक्षित थे, वो हर चीज में अपनी योग्यता सिद्ध करते थे शिक्षा के बलबूते पर। लड़कों को सैनिक बनने की और कृषक बनने की शिक्षा दी जाती थी, या फिर पुरोहित बनने की शिक्षा दी जाती थी। और लड़कियों की बात करें, वो पुरोहित ही बन सकती थी या व्यवसायी भी बन सकती थी। इसके अलावा उन्हें घरेलू कार्यों को करने के लिए शिक्षा दी जाती है, घर के कार्य किया जाना।
नैतिक शिक्षा भी उनको दी जाती थी नैतिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ये माना जाता, देखिए ये छोटी बात नहीं है कि नैतिक शिक्षा लड़कियों को दी जाती थी, इसलिए क्योंकि माँ जो होती है उसका जो घर के ऊपर पूरा अधिकार होता है, और वो उसका एक आदमी का शिक्षित होने का मतलब है पूरे घर का शिक्षित होना। तो बच्चों तक वो व्यवहारिक जो मदर का होता है वो सारे गुण जो बच्चों में आते हैं। तो इसलिए माँ नैतिक हुई तो परिवार पूरे नैतिक मूल्यों के साथ अपना जीवन निर्वाह करेगा। तो कितना वैज्ञानिक दृष्टिकोण था इनकी शिक्षा का। प्रशासनिक भाषा उस समय क्या थी? क्वेचुआ, याद रखना क्वेचुआ भाषा में। लेकिन जो शिक्षा दी जाती थी वो लिखने के लिए कुछ नहीं होता था, लेखन पद्धति नहीं थी, बल्कि मौखिक तौर पर शिक्षा का प्रचलन उस समय स्थापित था। एक के बाद एक आगे से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बोल के जो है वो शिक्षा दी जाती थी, उसका संरक्षण रखा जाता था। सातवीं शिक्षा के तौर पर बात करते हैं नैतिकता पर बल, जिसकी बात अभी हमने करी। कहते हैं उस नैतिकता को बनाए रखने के लिए क्या क्या कार्य होते थे कि प्रत्येक पुरुष को एक तय सीमा में, जो सीमा बनाई गई है उसमें विवाह करना ही पड़ता था, और अविवाहित लोगों की कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी को विवाह करना ही पड़ता था। लेकिन यदि कोई विवाह नहीं करता था तो उसका विवाह सामूहिक तौर पर कर दिया जाता था, जिस प्रकार से यहाँ मानचित्र में दर्शाया गया है। तो सामूहिक विवाह में उन व्यक्तियों को वैवाहिक बना दिया जाता था ताकि समाज में कोई अव्यवस्था स्थापित न हो। लोगों को ईमानदारी और पवित्र जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। ये बड़ी बात है कि वो अच्छे से ईमानदारी से जीवन व्यतीत करें, क्योंकि सभी लोग अगर पवित्र जीवन और ईमानदारी पर विश्वास करने लगे तो वो राम राज्य कहलाएगा। इसलिए उन्होंने ये कोशिश करी और इस तरह से उस समाज को उन्होंने उस तरह का बनाया भी, इसलिए उस समाज को कहा गया आदर्श समाज। अब आठवां आता हुआ है विभिन्न व्यवसाय। व्यवसाय के बारे में जान लेते हैं। एंजेटिक साम्राज्य में भी बहुत सारे व्यवसाय थे, लेकिन यहाँ भी बात करें कि बहुत सारे व्यवसाय थे, लेकिन मुख्य तौर पर जो व्यवसाय था वो कृषि था। समस्त भूमि का जो मालिक था वो कोई ग्रामीण नहीं था, या किसान नहीं था, या फिर जमींदार नहीं था, बल्कि सम्राट था। याद रखने वाली बात है कि इनका साम्राज्य में सम्राट भूमि का मालिक होता था, और उसे एक वैज्ञानिक तरीके से डिवाइड किया जाता था। कैसे? कि भूमि को संख्या के हिसाब से किसानों में विभाजित किया जाता था। कितना वैज्ञानिक तरीका था। आज हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें ही नहीं हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कई कई हजार एकड़ जमीन है। हरियाणा में जाएं देखने को मिल जाएगा, पंजाब में जाएं ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो कितनी वैज्ञानिक तरीका था ये कि जितने जिस परिवार में आदमी होगा उसको उसी हिसाब से जमीन भी दी जाएगी। मुख्य फसल उस समय क्या थी? मक्का और आलू, और आज भी यही फसल उनकी वहां पर प्रसिद्ध फसल है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही चीजें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं। तो आलू और मक्का उनकी मुख्य फसल। वे जिन पशुओं को पालते थे उनका नाम था लामा और अल्पाका। लामा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, भीड़ की तरह होते हैं और बड़े होते हैं गाय की तरह। तो इनको काम में किस में लाया जाता है? भार ढोने के लिए काम किया लाया जाता है, इन्हें खाया भी जाता है। इसके अतिरिक्त उस समय उद्योग जो स्थापित थे वो थे मिट्टी के बर्तन बनाने के, या सोने चांदी और उनके आभूषण बनाने के, और इसके अलावा जो है वो जैसे कपड़ा बनाने के, वस्त्र बनाने के उद्योग जो है वो स्थापित थे। तो ये भी उनके व्यवसाय थे। नौवां आता है वो है चिकित्सा विज्ञान में प्रगति, जिसके लिए उनको बहुत याद किया जाता है। उन्होंने दर्द कम करने के लिए अनेक दवाओं का आविष्कार किया हुआ था। ठीक आज की ही तरह दवाएं होती थी और दर्द कम करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने मलेरिया बुखार को कम करने के लिए कुनीन, याद रखना आता है कई बार क्वेश्चन की, कुनीन से क्या अभिप्राय था? कुनीन क्या था कि मलेरिया का जो बुखार होता था उसको तोड़ने के लिए ये कुनीन पद्धति प्रचलित थी उस समय। वे हड्डियों और अंगों को जोड़ने में माहिर थे।
हड्डियां भी जोड़ते थे। और सबसे बढ़कर जो बात थी उस समय वो था कि दिमाग संबंधी जो ऑपरेशन थे उन्हें भी सफलतापूर्वक वो लोग करते थे, इंका साम्राज्य के लोग, आज से 900 वर्ष पहले, जो आज भी असंभव है, लेकिन वो उन्होंने अपने समय में उस चीज को संभव कर कर दिखाया। तो इसलिए इस सभ्यता को कहा जाता है अपने समय की सबसे गौरवमयी सभ्यता। 10वां है वो है धर्म के बारे में। बोलते हैं कि इंका साम्राज्य के जो लोग थे उनके जीवन में धर्म मुख्य आधार था। धर्म के अलावा वो कोई भी कार्य करते थे वो धर्म के अनुसार ही चलते थे। उनके अनेक देवी देवता थे, उनकी वो पूजा करते थे। सबसे बड़े जो देवता थे वो सूर्य देवता थे और सम्राट उनके पुत्र कहलाते थे। उनकी स्मृति में भव्य मंदिरों को निर्माण किया गया और यहाँ के जो मृत शासक को भी रखा जाता था, क्योंकि वे सूर्य देवता के पुत्र समझे जाते थे, इसलिए उनके भी मंदिर बनाए जाते थे और उनको पूजा जाता था। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशु बलियां दी जाती थी, लेकिन कभी कभी नर बलियां भी दी जाती थी। अब ये नर बलियों की बात सबसे ज्यादा कहाँ हुई थी? एंजेटिक साम्राज्य में, जहां पर एक ही दिन में हजारों बलियां कई बार दे दी जाती थी। और बलियां किसकी दी जाती थी? जो नए विचित क्षेत्र होते थे वहां से लोगों को पकड़ कर लाया जाता था और उनको जीता ही मार दिया जाता था, पीट पीट कर। किस अलग अलग तरह से बलियां दी जाती, कोई काट कर, कोई पीट कर। मृत्यु के पश्चात जो जीवन में उनका विश्वास था, वो मानते थे कि मरने के बाद भी जीवन रहता है, इसलिए उसके साथ जो है बहुत सारी चीजों को दफना दिया जाता था, प्रिय वस्तुओं को। और इसके अलावा अंधविश्वासों में भी वो विश्वास रखते थे। तो इस प्रकार से हर एक सभ्यता, चाहे अरवाक हो, चाहे एंजेटिक हो, चाहे इंका हो, सभी में अंधविश्वास प्रचलित थे। ये है उनकी 10वीं विशेषता। तो ये 10 विशेषता हमने पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर जो है 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब आता है कि इसका पतन कैसे होगा। पतन के कारण में पहला आता है 1532 ईस्वी में स्पेनी आक्रमण से पूर्व राजगद्दी के लिए अताहुआल्पा और उसके भाई के बीच में गृह युद्ध, जिसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अगर अताहुआल्पा और उसके भाई के बीच में 1532 ईस्वी में राजगद्दी को लेकर युद्ध न हुआ होता और अपने घर को कमजोर न किया होता, अपने देश गृह युद्ध का मतलब है अपने ही देश की संपत्ति का हाश करना, अपने ही सैनिक मारे जाना, तो इसका फायदा फ्रांसिस्को पिंजारो को मिला। अगर युद्ध ना हुआ होता तो शायद उतने सैनिक जो मर चुके थे वो उतनी ताकत के साथ जो है फ्रांसिस्को पिंजारो का सामना करते और हो सकता जीत जाते हैं। तो पहला कारण ये था पतन का सबसे इंपॉर्टेंट कारण। दूसरा आता है अताहुआल्पा एक योग्य शासक प्रमाणित न हुआ। फिर जो बच गया भाई वो भी योग्य प्रमाणित न हुआ। अगर भारत में मुगल शासन की बात करते हैं तो अंतिम मुगल शासक के तौर पर अगर देखा जाए तो जो पतन के कारण के लिए जिम्मेदार था वो था औरंगजेब। औरंगजेब के शुरू हुआ और इस तरह से लगभग 50 वर्षों में ही जो मुगल शासन था वो धराशायी हो गया, उनकी नीतियों के कारण, अयोग्यता के कारण। तो ठीक ही उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो नाम आता है वो अताहुआल्पा का नाम आता है, इसको याद रखना है। तीसरा है फ्रांसिस्को पिंजारो एक अनुभवी सेनापति प्रमाणित। फ्रांसिस्को पिंजारो से पहले अगर हम हॉर्नेट कॉर्टेस की बात करें तो वो व्यक्ति था जिससे प्रेरित होकर फ्रांसिस्को पिंजारो ने पेरू पर आक्रमण किया था। हॉर्नेट कॉर्टेस ने केवल मात्र 600 सैनिकों से ही पूरे मैक्सिको को जीत लिया था। पूरा का पूरा मैक्सिको को उसने जीत लिया 600 सैनिकों के द्वारा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी बात करें, फ्रांसिस्को पिंजारो जो है इंका साम्राज्य के जो सेनापति थे या जो सम्राट थे उनके मुकाबले अधिक जो है अनुभवी सेनापति प्रमाणित हुए। चौथा है यूरोपियों के आगमन से अनेक बीमारियां भी उत्पन्न हुई, फैली। स्पेन के लोगों ने बीमारी लेकर आए, ये एंजेटिक में भी इसी तरह से हुआ। और यहाँ हम बात करें इंका सभ्यता, अगर आज आधुनिक समय में 21वीं शताब्दी की बात करते हैं, एक बीमारी कोविड-19 जो है पैदा होती है चाइना में, और चाइना से ये पूरे वर्ल्ड में आ जाती है और इस प्रकार से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं अब तक। तो इसी प्रकार उस समय भी स्पेन की जो बीमारी थी वो कहाँ पहुंच के जाके इंका सभ्यता में, पेरू देश में, इस प्रकार से बहुत सारे लोग मारे गए और इस सभ्यता का विनाश हुआ बीमारी के कारण। पांचवा और अंतिम कारण क्या है
कि इंका सैनिकों की तलवारें और तीर स्पेनी लोगों की बंदूकों और तोपों के आगे टिक ना सकी। तो जब तोफे चलती हैं तो तलवारें दूर ही रह जाती हैं, तीर भी दूर ही रह जाते हैं, उनके आगे कहाँ टिक पाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो स्पेनी लोगों का जो आधुनिकरण था सैनिकों का, वो भी काम आया। और इस प्रकार से हम ये मानते हैं कि पूरी तरह से 15वीं शताब्दी के पश्चात फ्रांसिस्को पिंजारो के द्वारा इस सभ्यता का विनाश कर दिया गया 2 वर्षों में ही। तो ये पढ़ा हमने आज केवल मात्र एक ऐसी सभ्यता जो अमेरिका महाद्वीप की सबसे महान सभ्यताओं में से एक थी, और इसका पतन कैसे हुआ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और आप बड़े आराम से इसको कर पाएंगे। अब आता है वो कोटेशन जिसको दिया गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, एक ऐसे राष्ट्रपति जो किसान के बच्चे थे, बहुत ही गरीब किसान जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता था, लेकिन ये बच्चा वो था जिसने एक किताब के लिए कई मील तक सफ़र करते थे, शाम को पहुंचते थे, पढ़ाई करते थे, दिन भर कार्य करते थे पिता के खेत में जाकर। तो फिर भी जो उनका बचपन से ही ध्येय था, ये बचपन से ही अपने आप को घोषित कर दिया था उन्होंने कि मैं एक दिन आएगा जब मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। इच्छा शक्ति सोचिए आप। तो इनके देखिए इन्होंने क्या कहा बनने से पहले, जो शब्द थे इनके, ये नहीं कहा कि अंतिम शब्द थे, इन्होंने जो अपने समय रहते जो शब्द कहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने कहा था कि कार्य की अधिकता से उकताने वाले व्यक्ति कभी भी कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। अब्राहम लिंकन। और बहुत खूब कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो ये सोचकर कार्यों को छोड़ देते हैं कि बहुत हो गया, आज तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वो मानते हैं जितना आप परिश्रम करते हैं, जितना आप ताकत लगाते हैं, बढ़ते जाते हैं, उतना ही आपका अनुभव बढ़ता जाता है। और यही अनुभव होता है जो आपको सबसे ऊपर शिखरतम तक ले जाता है, आपको अपनी मंजिल तक जो है पहुंचने में सफल करता है। तो बेहतर है घबराइए मत किसी भी कठिनाई से, किसी अधिकतया काम से। तो मैं और अब्राहम लिंकन के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो आप तक पहुंचा नहीं पहुंचा ये भगवान जाने, लेकिन मेरी कोशिश थी कि आप तक ये संदेश पहुंचे। तो आपका प्यार मुझे मिल रहा है, मैं जानता हूँ आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।